हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए MPSC 001 यानी कि इंडिया एंड द वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने MPSC 001 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। वो वीडियो का पार्ट 1 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और यहाँ पर ये मेरा पार्ट 2 है MPSC 001 का। जब जून सेशन के एग्ज़ाम्स हुए थे तो उस टाइम पर भी हमने MPSC 001 के कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था। वो सारे टॉपिक्स भी बच्चों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को देख सकते हो और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो अभी जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट हुए हैं, मतलब पहले जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं काफ़ी बार। तो यहाँ पर हमारा बच्चों पहला जो क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है नॉन अलाइनमेंट एंड नेहरूवियन कॉन्सेंसस को। तो आप सभी को पता होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो कोल्ड वॉर के अंदर क्या था कि जो आपके दुनिया थी वो दो गुटों में बट गई थी। दो गुटों में बट जाने का मतलब ये होता है कि वो एक तरीके का आइडियोलॉजिकल टाइप का बट जाना था। जैसे कि वो लोग जो कि सोवियत संघ यानी कि सोवियत यूनियन के साथ जुड़ना चाहते थे, वो लोग सोशलिज़्म को फॉलो करते थे। और वहीं वो लोग जो अमेरिका के साथ जुड़ना चाहते थे वो आपके पूंजीवाद को फॉलो करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर उस टाइम पर जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तो इंडिया के पास स्टूडेंट्स एक ऑप्शन था। और ऑप्शन ये था कि वो या तो सोवियत संघ के गुट में शामिल हो जाए और या फिर वो अमेरिका के गुट में शामिल हो जाए। तो उस समय जो इंडिया के हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे वो काफ़ी ज़्यादा डायलेमा में फंसे हुए थे, बिकॉज़ उनको ये लग रहा था कि अभी अभी हम लोग आज़ाद हुए हैं और अगर अभी हम फिर से किसी गुट में जुड़ जाते हैं तो हमारी आज़ादी जो है वो वेस्ट हो जाएगी और हम अपनी संप्रभुता को कैसे बना के रखेंगे। तो उस समय उन्होंने शुरू किया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को। और ये जो नॉन अलाइनमेंट है ये एक तरीके की फॉरेन पॉलिसी है अगर हम बात करें इसके कॉन्सेप्ट की। So it is a foreign policy approach where a country does not align itself with any major power bloc. So during the Cold War, इंडिया ने अपने आप को किसी भी पावर ब्लॉक के साथ नहीं जोड़ा, ना ही यूएस के साथ और ना ही सोवियत यूनियन के साथ। सो गुटनिरपेक्षता बच्चों क्या है, एक तरीके की विदेश नीति है। अभी यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या गोल था इसको बनाने का। तो यहाँ पर जो गोल था स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भारत है वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी गुट में जाकर अपनी आज़ादी को खो दे। तो अपने देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता को बनाकर रखना इंटरनेशनल रिलेशंस में स्पेशली। अब एक बात बताओ कि अगर इंडिया किसी भी गुट में शामिल हो जाता तो उस टाइम पे जो इंडिया है उसको अपने सारे के सारी जो पॉलिसीज़ होती इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर या उसकी जो आइडियोलॉजी होती वो सब उसको उन सुपर पावर के अकॉर्डिंग करनी पड़ती। इस वजह से इंडिया ने डिसाइड किया कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। देन इसका जो फाउंडेशन है, कब इस मूवमेंट की शुरुआत हुई, तो सन 1961 में इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। और इसके अंदर कई सारे जो लीडर्स थे जिसमें आपके अफ्रीका के लीडर्स भी थे, जैसे कि आपके ये लीडर्स थे गमाल अब्देल नस्ser एंड जोसेफ ब्रॉस टीटो। ये सारे आपके लीडर्स थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंदर। अभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हम लोग कौन कौन से प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। सो यहाँ पर जो आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ये बात करता है पीसफुल को एग्जिस्टेंस की, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी की एंड नॉन इंटरवेंशन इन द इंटरनल मैटर ऑफ अदर कंट्रीज़। तो वो जो भी लोग जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ेंगे वो संप्रभु रहेंगे, उनकी संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा और साथ ही साथ अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने पर इसमें बल दिया गया था कि जो बाकी के देश हैं उनके जो इंटरनल मैटर्स होते हैं उसके अंदर हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो जब इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट को अडॉप्ट किया सो यहाँ पर इंडिया ने मिलिट्री अलायंस बना लिए, अलाउइंग इट टू फोकस ऑन मिलिट्री अलायंस को इंडिया ने अवॉइड किया, किसी भी मिलिट्री अलायंस में वो नहीं जुड़ा और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर उसने ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो वहाँ पर हमारे लिए जो सबसे पहला जो ज़रूरी काम था वो था अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, ताकि जैसे अकाल वगैरह पड़े थे पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे वैसे भूखमरी ना फैले इंडिया में और इस तरीके के अकाल ना पड़े। ठीक है, देन अब हमें यहाँ पे बताना है नेहरूवियन कॉन्सेंसस के बारे में कि नेहरूवादी सहमति क्या है। सो जो आपका नेहरूवियन कॉन्सेंसस है इसका मतलब क्या होता है, तो ये एक तरीके का सेट है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का, वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है,
सारे के सारे राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का यह एक तरीके का समूह है जिसने भारत की लोकतंत्र और आर्थिक नीति को आकार दिया। अब यहाँ पर हम इसके की प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। क्या क्या इसके की प्रिंसिपल्स हैं नेहरूवियन कॉन्सेंसस के? सो इसके अंदर हमारे प्रिंसिपल्स जैसे कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, नॉन अलाइनमेंट एंड अ मिक्स्ड इकोनॉमी टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। आपको पता होगा कि इंडिया ने एक मिक्स्ड इकोनॉमी चूज़ की थी। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है स्टूडेंट्स, जहाँ पे जो आपके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में भी होती हैं और गवर्नमेंट अपने हाथ में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को भी रखती है। जैसे इंडिया में ऐसा ही था। अगर इंडिया में पूरा का पूरा सब कुछ प्राइवेट होता तो फिर क्या होता, सारी की सारी जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती वो प्राइवेट ओनर्स के पास होती। सो यहाँ पर इसके की प्रिंसिपल्स में आपका इसमें लोकतांत्रिक समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्षता और मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे सिद्धांत शामिल हैं। अब यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसी की हम लोग बात करते हैं तो नेहरू जी ने क्या किया था, मिक्स्ड इकोनॉमी को प्रमोट किया था, वेयर बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्टेड। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा फोकस किया जाता है और आत्मनिर्भर बनने पे जोर दिया जाता है, यानी कि सेल्फ रिलायंट होना है। अभी भी इंडिया की पॉलिसी में सेल्फ रिलायंस है। आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी भी आत्मनिर्भर भारत की वकालत करते हैं। देन फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी है इट वाज रूटेड इन नॉन अलाइनमेंट अलाउइंग इंडिया टू परस्यू एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। तो जो नेहरू जी थे उनका जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर जो उनका गोल था वो ये था कि वो चाहते थे कि जो इंडिया है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी एकदम इंडिपेंडेंट रखे, बाकी जो भी देश है उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस को भी बना के रखे। सोशल हार्मनी की वो बात करते थे जिसमें वो कहते थे कि सेकुलरिज्म होना चाहिए। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि किसी भी धर्म को हम मान्यता नहीं देते, राज्य का कोई धर्म नहीं होता। और डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कितनी भी हो देश में यूनिटी रहनी चाहिए। डाइवर्स पॉपुलेशन को हमें सपोर्ट करना है, उन लोगों की हमें रिस्पेक्ट करनी है और एक इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ हमें बढ़ना है जहाँ पर अलग अलग रिलीजन्स और कल्चर्स एक साथ को एग्जिस्ट करें पीसफुली। और लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस क्या हुआ, तो द नेहरूवियन कॉन्सेंसस इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिसीज फॉर डेकेड्स क्रिएटिंग अ फाउंडेशन फॉर इंडियाज डेमोक्रेटिक एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो नेहरू जी ने, आपको पता होगा कि नेहरू जी की जो पॉलिसीज़ थी वो आगे दसियों तक मतलब चलती रही, सदियों तक तो नहीं कहूँगी मैं, डेकेड्स तक चलती रही, दशकों तक चलती रही, ठीक है। जिसने क्या किया कि भारत में एक लोकतांत्रिक और आर्थिक संस्थानों की नींव रखी, एक तरीके का भारत को एक तरीके का रास्ता दिखाया कि कैसे इंडिया भी वर्ल्ड में अपनी एक पहचान बना सकता है। इंडिया को ज़रूरत नहीं है कि वो किसी भी गुट में शामिल हो, किसी भी महाशक्ति के पीछे पीछे वो चले, ठीक है। अभी बच्चों हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि जो कश्मीर है वो हमेशा से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहा है। कैसे, तो सबसे पहले आप लोग इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएंगे कि कश्मीर क्या था। देखो आपको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आई थिंक 545 मोर देन 500 हमारे यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स थे। तो कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट था ब्रिटिश रूल के टाइम पे। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके पास चॉइस थी कि वो या तो इंडिया में चले जाएं या पाकिस्तान में चले जाएं। तो जब 1947 में क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने कश्मीर पर अपना क्लेम किया, कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमारा है, दोनों ने यही कहा। सो द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड व्हेन पाकिस्तान सपोर्टेड ट्राइब्समैन इन्वेडेड कश्मीर। और यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जब शुरू हुआ, संघर्ष कब शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने, जब कश्मीर पर कबीले लोग आक्रमण कर रहे थे, कबीले वाले, उस आक्रमण को सपोर्ट किया पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से जो महाराजा थे उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए इंडिया के साथ साइन कर लिया एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और वो इंडिया में विलय हो गए उस टाइम पर। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। तो कहीं ना कहीं ये बात आप लोग समझ सकते हैं कि जब महाराजा ने विलय पत्र पे सिग्नेचर कर दिए थे तो कश्मीर का विलय तो इंडिया में हो ही गया था, बट स्टिल पाकिस्तान उस पर अपना क्लेम करता था, ठीक है। देन जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो जो कश्मीर का लोकेशन है वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों के साथ बॉर्डर्स को शेयर करता है। सो कश्मीर पे मिलिट्री एडवांटेजेस, अगर कोई भी कश्मीर पे अपनी मिलिट्री लगा देगा तो उसको ज़्यादा एडवांटेज होगा। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर एंड बॉर्डर सिक्योरिटी।
कश्मीर आपको पता है कि पहाड़ पर है, तो वो एक हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया है और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कश्मीर की स्थिति रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सीमाएं भारत, पाकिस्तान और चीन से मिलती हैं। कश्मीर पर नियंत्रण ऊंचाई वाले क्षेत्र में युद्ध और सीमा सुरक्षा में सामरिक लाभ प्रदान करता है। देन हमें बताना है इंडस रिवर के बारे में। जो कश्मीर है वहाँ पर हमारी सिंधु नदी बहती है और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी बहती हैं। तो कश्मीर का जो रीजन है वहाँ पर एक तरीके का वाटर रिसोर्स हमें मिलता है। तो इंडिया और पाकिस्तान जो हैं वो इन नदियों पर रिलाई करते हैं फॉर देयर एग्रीकल्चर एंड पावर। जो नदियाँ होती हैं वो अपने आसपास के क्षेत्र को सींचती हैं, वहाँ पर पानी प्रोवाइड करती हैं, तो ग्रोथ होती है। तो दोनों के दोनों देश जो है उसके वाटर रिसोर्सेज की वजह से उसके लिए परेशान रहते हैं। और कल्चरल और रिलीजियस टाइज की अगर हम लोग बात करें तो कश्मीर के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो मेजॉरिटी में है, विच पाकिस्तान क्लेम्स अलाइंस विद इट्स आइडेंटिटी एज एन इस्लामिक स्टेट। सो पाकिस्तान कहता है कि भाई मैं तो एक इस्लामिक स्टेट हूँ और कश्मीर में सारे इस्लाम को मानने वाले रहते हैं, तो कश्मीर हमारा हुआ। दिस हैज़ लीड पाकिस्तान टू एजर्ट दैट कश्मीर शुड बी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी कॉजिंग टेंशंस विद इंडिया विच इज़ सेक्युलर। अब हमारा जो इंडिया है, हमारा इंडिया तो कोई ऐसा हिंदू स्टेट या इस्लामिक स्टेट नहीं है, हमारा इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। सो पाकिस्तान कहता था कि मैं इस्लामिक हूँ तो मुझे दे दो इसे। देन सिक्योरिटी कंसर्न्स की अगर हम लोग बात करें, सो द इंडिया पाकिस्तान राइवलरी ओवर कश्मीर हैज़ लीड टू मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स। अब आपको पता होगा कि वहाँ पर संघर्ष, विद्रोह, आतंकवादी हमले होते रहते हैं। सो दोनों कंट्रीज़ जो हैं मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन। दोनों कंट्रीज़ उस रीजन में अपना प्रेजेंस रखते हैं, मिलिट्री वगैरह वहाँ पर हमेशा उपस्थित रहती है। और नेशनल आइडेंटिटी, तो इंडिया के लिए जो कश्मीर है वो उसकी टेरिटरी का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है और वो इंडिया के सेकुलर और प्लूरलिस्टिक आइडेंटिटी को भी सपोर्ट करता है। लेकिन पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान इट सिम्बलाइजेज द अनफुलफिल्ड एस्पिरेशन ऑफ अ मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन जॉइनिंग एन इस्लामिक स्टेट। पाकिस्तान के लिए एक तरीके का ये एस्पिरेशन है जो पूरा नहीं हुआ। जो कश्मीर है वो मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन था और वो इस्लामिक स्टेट में जुड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सो भारत के लिए कश्मीर उसके क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा है जो उसकी धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी पहचान को सुदृढ़ करता है। पाकिस्तान के लिए यह एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र के एक इस्लामी राज्य में शामिल होने की अधूरी आकांक्षा का प्रतीक है। अब जो कश्मीर है, इंडिया पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर भी एक इशू रहता है। सो यहाँ पर इनके बीच में जो भी पीस टॉक्स होती हैं, कॉपरेशन एफर्ट्स होते हैं, कश्मीर को लेकर होते रहते थे। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस को भी देख लेना आप लोग और बाकी के टॉपिक्स को भी कवर कर लेना क्योंकि वो भी आपके लिए ज़रूरी है। नाउ हाउ डिड इंडिया इकोनॉमिक स्टेटस डिक्टेट इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस। हमें यहाँ पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करनी है और उसके इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में साथ साथ में बताते जाना है कि कैसे किसी भी देश का जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो उसकी फॉरेन पॉलिसी को इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमें आज़ादी के बाद जो हमें इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स आए थे, जो सीमाएं आई थी, आर्थिक प्रॉब्लम्स थी हमारे इंडिया में, वो बतानी है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड इकोनॉमिक चैलेंजेस विद लिमिटेड रिसोर्सेज। सो इंडिया में लिमिटेड रिसोर्सेज थे, अ लार्जली अग्रेरियन इकॉनमी। और इंडिया कैसी इकॉनमी था? इट वाज एन अग्रेरियन इकॉनमी, यानी कि सब लोग बच्चों एग्रीकल्चर करते थे। एंड इंडिया हैज़ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, और इंडिया में बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी। सो दीज कॉन्स्टेंट शेप्ड इंडियाज़ फोकस ऑन नॉन अलाइनमेंट एमिंग टू अवॉइड कॉस्टली अलायंसेस दैट कुड स्ट्रेन द इकॉनमी। सो उस टाइम पर इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाई थी, ये मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। देन नॉन अलाइनमेंट एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, तो इंडिया का जो फोकस था नॉन अलाइनमेंट में, जिसकी वजह से इंडिया अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट रख पाया और इंडिया को फ़ायदा हुआ दोनों जगह से, यूएसएसआर से भी हुआ, वेस्ट से भी हुआ। दिस स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड इंडिया विद इकोनॉमिक सपोर्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज विदाउट बाइंडिंग इटसेल्फ टू एनी सुपर पावर। जब इंडिया किसी भी सुपर पावर से नहीं जुड़ा तो दोनों सुपर पावर्स ने इंडिया की हेल्प की।
तो गुटनिरपेक्षता पर ध्यान देने से भारत को अपनी विदेश नीति में स्वतंत्रता बनाए रखने और पश्चिम तथा सोवियत संघ से सहायता प्राप्त करने का अवसर मिला। और इस रणनीति से, इस स्ट्रेटजी से भारत को विभिन्न स्रोतों से आर्थिक समर्थन प्राप्त हुआ, बिना किसी महाशक्ति के प्रति प्रतिबद्ध हुए। देन हम बताएंगे मिक्स इकॉनमी के बारे में कि जो इंडिया है उसने मिक्स इकॉनमी को चुना था, यानी कि उसने एक स्टेट लीड डेवलपमेंट चुनी थी। बैलेंस्ड होना चाहिए, सब कुछ प्राइवेट भी ना हो और सब कुछ सरकार के पास भी ना हो, तो एक तरीके का बैलेंस होना चाहिए। ये वाला मॉडल इंडिया ने चुना था, जो कि फोकस करता था बच्चों सेल्फ रिलायंस पे और इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स पे फोकस करता था। हमने पहले भी डिस्कस किया, इंडिया चाहता था कि वो सबके साथ, जो भी उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल में जो उसकी नीति है वो ऐसी रहे कि वो सबके साथ फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखना चाहता था। तो इंडिया ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। उसके बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। सो इन द ईयर 1990s इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ। अभी हम 1990s का बता देते हैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा। सो देखो 1991 में इंडिया ने एक नई पॉलिसी लेकर आया इंडिया, जिसको हम बोलते हैं LPG पॉलिसीज़, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड जी से ग्लोबलाइजेशन। सो जब हमने LPG पॉलिसीज़ लागू करी तो इंडिया में बड़ा चेंज ये आया कि हमने बाकी की जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए अपने द्वार खोल दिए। वो कंट्रीज़ हमारे यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, ट्रेड कर सकती थी, जिससे कि हम एक ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़ गए थे। अब तो 1990s में जब लिबरलाइजेशन हुआ, सो इंडिया ने ओपन कर दिया अपना ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। सो इसकी वजह से स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस US के साथ और ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ के साथ बना लिए इंडिया ने, जिससे कि इंडिया की ग्रोथ हुई। तो 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण ने भारत की विदेश नीति में बदलाव लाया, जहां वह वैश्विक व्यापार और निवेश के प्रति अधिक खुला हुआ। इस बदलाव से विशेष रूप से अमेरिका और पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ मजबूत आर्थिक और राजनीतिक गठबंधन बने, ताकि विकास को गति मिल सके। उसके बाद इंडिया ने अपने जो रिलेशनशिप्स हैं वो मिडल ईस्ट के साथ भी बना कर रखे। सो एज इंडियाज़ इकॉनमी ग्रीव, इट्स एनर्जी डिमांड्स इंक्रीज्ड। अब जब भी कोई इकॉनमी आगे बढ़ती है तो उसकी ऊर्जा की जो डिमांड होती है, मांग होती है, वो बढ़ जाती है, विच लीड्स टू स्ट्रॉन्गर टाइज विद मिडल ईस्टर्न कंट्रीज फॉर ऑयल इम्पोर्ट्स। तो जो भी मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वहाँ से हम लोग ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। तो एनर्जी, ऊर्जा की जब मांग बढ़ी तो हमने मध्य पूर्वी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर लिया। This economic necessity influenced India's foreign policy to maintain neutrality in Middle Eastern conflict। और इंडिया इसी वजह से अपना जो बिहेवियर है फॉरेन पॉलिसी वाला न्यूट्रल रखता था, ताकि उसकी एनर्जी सप्लाई ना रुके। वो किसी का भी साइड नहीं लेता था जब भी मिडल ईस्ट में किसी भी प्रकार का झगड़ा होता था। ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड मल्टीलेटरलिज्म का मतलब क्या होता है? तो जब देखो, ये है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ही पार्ट है, वैश्विक आर्थिक एकीकरण। तो India's growing integration into the global economy led to a shift towards multilateral diplomacy, engaging actively with organizations like WTO and BRICS। सो आपको पता होगा कि ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। तो इस तरीके से कई सारी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी इंडिया काम करता है, यूनाइटेड नेशंस के साथ इंडिया काम करता है। मतलब उनमें उसका जो सक्रिय उसकी भागीदारी रहती है, एक्टिवली इंगेज होता है। दिस हेल्प्ड इंडिया सिक्योर फेवरेबल ट्रेड टर्म्स एंड प्रमोट इट्स डेवलपमेंट इंटरेस्ट। और इंडिया ऐसा इसलिए करता है ताकि जो भी व्यापार में जो शर्तें होती हैं, व्यापार की जो शर्तें होती हैं, वो अपने तरफ अपने अनुकूल हासिल कर सके वो, और अपने जो भी उसके विकास के हित हैं उनको बढ़ा सके। इकोनॉमिक पावर एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है? तो अब इंडिया का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ रहा है और उसकी फॉरेन पॉलिसी में ग्लोबल लीडरशिप रोल्स जैसे कि क्लाइमेट एक्शन, डेवलपमेंट पार्टनरशिप विद अफ्रीका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अनेबल्ड इंडिया टू परस्यू अ मोर असर्टिव फॉरेन पॉलिसी ऑन अ वर्ल्ड स्टेज। तो जब इंडिया का अब आर्थिक विकास हो गया तो इंडिया अब ज़्यादा सशक्त विदेश नीति अपनाने में सक्षम बन गया है। सो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट दिया है। ये नोट क्या कहता है कि आपको जो बाकी के पार्ट्स हैं उनको ज़रूर देखना है और अपने MPSC 001 की तैयारी अच्छे से कर लेनी है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये, आप लोग कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट्स बना लो और एग्ज़ाम के टाइम पे उनको रिवाइज़ कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं देखती हूँ कि कई सारे न्यू बच्चे आते हैं, वीडियोस को देखते हैं, बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। पर आपको कर लेना है, बिकॉज़ आगे अभी और भी वीडियोस आएंगी जो आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। जैसे कि आपके जो बाकी के पेपर कोड, जो सेकंड ईयर में आपके पूरे 8 पेपर हैं, सो उन 8 के 8 पेपर की जो प्रिपरेशन है वो हम लोग आपको करवाएंगे। सो आप लोगों को ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है स्टूडेंट्स।